हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट में 6 फरवरी 2026 में आए हुए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाएं आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी, स्टेट के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है, गाल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका दर्शाती है? आपका सही जवाब है विकल्प बी, सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गाल्जी उपकरण कोशिका में संशोधन, पैकेजिंग एवं स्रावी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन एवं लिपिड को संशोधित करता है। यह उन्हें पैक करके कोशिकाओं के अंदर या बाहर भेजता है। यह लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। इसमें होने वाली ग्लाइकोसाइलेशन प्रक्रिया सरल शर्करा को जोड़कर जटिल शर्करा बनाती है और इस प्रकार गाल्जी उपकरण संश्लेषण यानी कि विशेषकर कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, तो गाल्जी उपकरण का क्या कार्य है? कोशिका का पैकेजिंग एवं उसके संशोधन के लिए जिम्मेदार। यह प्रोटीन एवं लिपिड को संशोधित कर देता है और यह जटिल शर्करा ग्लाइकोप्रोटीन एवं ग्लाइको लिपिड बनाता है और यह लाइसोसोम के निर्माण एवं स्राव के लिए भी सहायक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एपिस फ्लोरिया का सामान्य नाम क्या है? सही जवाब है आपका विकल्प डी, एशियन बी। एपिस फ्लोरिया मधुमक्खी की एक प्रजाति है जिसे सामान्यतः एशियन बी कहा जाता है। यह भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि एशियाई देशों में पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस फ्लोरिया। यह मधु संग्रहण, परागण और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी पहचान शरीर आकार में छोटी, रंग हल्का भूरे रंग का और डंक मारने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम आक्रामक होती है। एशियन बी को वैज्ञानिक रूप से कैरेना इंडिका के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रजाति औद्योगिक रूप से पाली जाने वाली मधुमक्खियों में प्रमुख है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना कुछ और भी मधुमक्खियां हैं जिनके वैज्ञानिक नाम, जैसे रॉक बी, वैज्ञानिक नाम है एपिस डोरस्टा। यह जो है यह आकार में बड़ी पहाड़ी वनों में पाई जाती है और खुले छत्ते बनाती है। इंडियन बी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एपिस कैरेना इंडिका, यह भारत में पाई जाने वाली छोटे बक्सों में पालन योग्य। और एक है इटालियन बी, जिसका वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरिया, जो कि आकार में बड़ी होती है और अधिक शहद के उत्पादन तथा पालन में लोकप्रिय है। तो आपने देखा एक प्रश्न के इतने सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं प्रश्न कितने आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखें। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है? आपका सही जवाब है विकल्प ए, तापमान में कमी। व्याख्या है कि वाष्पीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण उसकी सतह से वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। यह सभी तापमान पर होता है और वाष्पीकरण एक शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है क्योंकि तेज वाष्पीकरण में अधिक ऊष्मा अवशोषित होती है। तो आपने जाना वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं तापमान, आर्द्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वायु की गति। तापमान के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, आर्द्रता के कम होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है और वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो ये कुछ प्रमुख कारक हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न को देखें। यदि कोई कण प्रत्येक 3 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके दूरी समय ग्राफ की प्रवणता क्या होगी? चलिए इसका आंसर देखते हैं।
सही जवाब है आपका विकल्प सी 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए इसको देखते हैं व्याख्या में। दूरी समय ग्राफ में प्रवणता उस कण की चाल को दर्शाती है। यदि ग्राफ एक सीधी रेखा है तो कण की चाल कांस्टेंट होगी यानी नियत होती है, और सीधी रेखा जितनी अधिक खड़ी होगी कण की चाल उतनी ही अधिक होगी। प्रवणता का सूत्र क्या होता है कि दूरी में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन इक्वल टू चाल। तो दूरी क्या है, m यानी कि मीटर की इकाई जो है, दूरी की इकाई जो है वो मीटर है, समय की इकाई सेकंड है और चाल की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। तो प्रत्येक 3 सेकंड में 12 मीटर की दूरी का तय करता है, आपका प्रश्न था। तो समय क्या है 3 सेकंड और दूरी कितना 12 मीटर। तो इस तरह से आप प्रवणता निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा किसी पिंड में उसकी स्थिति, आकार और विन्यास के आधार पर होती है? सही जवाब है आपका विकल्प डी स्थितिज ऊर्जा। व्याख्या देखते हैं। जब किसी पिंड में उसकी स्थिति, आकार और विन्यास के कारण ऊर्जा संचित होती है तो उसे ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा पिंड की स्थिति या विन्यास के बदलने पर प्रयोग में आती है। इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल। यह ऊर्जा गति के कारण नहीं बल्कि स्थिति या फिर विकृति के कारण होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पिंड की ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसका सूत्र क्या होता है, U = mgh, जहां पे m क्या है, द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, ऊंचाई। तो यदि द्रव्यमान m का पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है तो उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है U = mgh। ठीक है, मुख्य बिंदु है कि स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा होती है। यह पिंड की स्थिति, आकार या विन्यास पर निर्भर करती है। जैसे ही पिंड अपनी स्थिति बदलता है ऊर्जा कार्य के रूप में बदल जाती है और गुरुत्वीय और लोचीय स्थितिज ऊर्जा इसके प्रमुख प्रकार है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राजस्थान में जल संग्रहण की एक पारंपरिक विधि है? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी जोहड़। आइए व्याख्या देखते हैं। जोहड़ जो होता है राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रहण की विधि है। जोहड़ वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए बनाई जाने वाली छोटी तालाब या जलाशय होती है। ये प्रायः गांवों के पास प्राकृतिक ढलानों या निचले क्षेत्रों में बनाई जाती है। और अन्य जल संग्रहण की विधियां हैं जैसे बोरवेल हो गया, चेक डैम हो गया और हैंडपंप हो गया। ठीक है, तो राजस्थान में चूंकि वर्षा बहुत कम होती है और अनिश्चित है वहां की वर्षा, इसलिए यहाँ पे पारंपरिक जल संग्रहण विधियां विकसित की गई। इन विधियों का उद्देश्य है वर्षा के जल को रोकना, उसको संग्रहित करना और भूजल के स्तर को बढ़ाना। जोहड़, तालाब, टाका, नाड़ी, खंडिन आदि जो है राजस्थान की पारंपरिक जल संरक्षण की प्रणालियां हैं और ये संरचनाएं पर्यावरण के अनुकूल, कम लागत वाली तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की गई हैं। इनसे क्या है, मिट्टी का क्षरण कम होता है, कृषि को लाभ मिलता है और पेयजल की उपलब्धता बढ़ती है। ठीक है, तो आपने जाना जोहड़ के लाभ क्या है। वर्षा जल का संरक्षण होता है, भूजल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी की नमी बनी रहती है, कृषि और पशुपालन को लाभ मिलता है और सूखा और जल के संकट जो है वो कम होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो इस लेंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका सही जवाब है विकल्प डी, यह 25 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस है। आइए व्याख्या देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर।
लेंस की क्षमता और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या है? P = 1/f मीटर में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी? ऋणात्मक होगी। क्षमता जितनी अधिक होगी, लेंस की फोकस दूरी उतनी ही कम होती है। ठीक उसके विपरीत। तो आपने देखा क्षमता क्या है आपका? ऋणात्मक है, अतः लेंस क्या होगा? अवतल। F = -25 सेंटीमीटर। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के गर्भधारण और स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है आपका विकल्प सी, उचित आहार और प्रसव पूर्व देखभाल करना। व्याख्या देखते हैं। गर्भावस्था महिला जीवन का एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें मां के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ता है। उचित और संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड आदि जो है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। प्रसव पूर्व देखभाल करने से गर्भवती महिला की नियमित जांच करने, टीकाकरण, आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां, आराम एवं परामर्श जैसी सेवाएं मिलती हैं। यह गर्भपात, एनीमिया, कम वजन के शिशु, संक्रमण तथा अन्य जटिलताओं के जोखिम को कम करती है और सुरक्षित प्रसव में सहायक होती है। संतुलित आहार में क्या शामिल करना चाहिए? तो दूध एवं दुग्ध के कोई भी पदार्थ, दाल एवं प्रोटीन युक्त भोजन, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज और आयरन एवं फॉलिक एसिड। क्योंकि आयरन क्या करता है? आयरन की कमी हो जाने से शरीर में एनीमिया रोग हो सकता है, जिससे कि मां और शिशु दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है। अगला प्रश्न देखें। जब किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा है तो यह क्या दर्शाता है? आपका सही जवाब है विकल्प डी, वस्तु की चाल समय के साथ परिवर्तित हो रही है। व्याख्या देख लेते हैं। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की गति को दर्शाने का सरल एवं प्रभावी तरीका है। यदि ग्राफ सीधी रेखा है तो इसका अर्थ है कि वस्तु समान चाल से गति कर रही है, और यदि ग्राफ क्षैतिज रेखा है तो वस्तु स्थिर है, अर्थात दूरी समय के साथ नहीं बदल रही। और यदि ग्राफ जो है वो वक्र रेखा है, ठीक है, कर्व लाइन है, तो वस्तु की चाल समय के साथ बदल रही है, अर्थात वस्तु में त्वरण है। सीधी रेखा क्या दर्शाता है? समान चाल। क्षैतिज रेखा स्थिर अवस्था और वक्र रेखा चाल में परिवर्तन। अगले प्रश्न को देखें। किसी वस्तु को तरल में निमज्जित करने पर उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला है कि जब सभी वस्तुएं किसी तरल में निमज्जित की जाती हैं तो उन पर उत्प्लावन बल लगता है, और दूसरा कथन है कि इस उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो आपके दोनों ही विकल्प जो है कि वो सत्य हैं, अतः विकल्प डी। जब किसी वस्तु को किसी तरल में आंशिक या पूर्णतः निमज्जित होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण तथा विस्थापित आयतन पर निर्भर करता है, और यदि वस्तु पूर्णतः निमज्जित है तो उत्प्लावन बल उस वस्तु के आकार या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल विस्थापित तरल के आयतन और तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, आपने मिल रहा है। उत्प्लावन बल का सूत्र यानी जो है ये किस पे कार्य करता है? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका सूत्र होता है Fv = PL × G × Vd, जहां पे Fv क्या है? उत्प्लावन बल, PL क्या है? तरल का घनत्व, G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, और Vd क्या है? विस्थापित तरल का आयतन। ठीक है, अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से कौन सी एक संयोजन अभिक्रिया है? आपका सही जवाब है CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH ट्वाइस। व्याख्या देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं। आपने देखा उसमें एक उत्पाद बन रहा है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिल करके क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक यौगिक बन रहा है। अतः अपघटन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं और दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में दो आयनिक यौगिकों के धनायन और ऋणायन आपस में स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। तो इस तरह से आपने कुल 4 अभिक्रियाओं को यहाँ पे देखा। तो आपका विकल्प क्या था? आपका संयोजन अभिक्रिया से प्रश्न था, इसलिए आपका विकल्प डी सही था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं, किसका उदाहरण है? तो सही जवाब है आपका दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। अभी आपने इसके पहले के प्रश्न में पढ़ा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिकों के धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में स्थान बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं। व्याख्या देखते हैं कि जब दो आयनिक यौगिकों AB और CD के धनायन और ऋणायन आपस में स्थान बदलते हैं और दो नए यौगिक AD और CB बनाते हैं, तो इसे हम दोहरी विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें किसी तत्व का विस्थापन नहीं होता, केवल आयनों की अदला बदली होती है। जब बनने वाले उत्पाद में से कोई एक अघुलनशील यानी कि अवक्षेप गैस या जल बनाता है, तभी यह अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। तो अभिक्रिया पूर्ण होने की शर्तें क्या है? कि अघुलनशील ठोस का बनना, गैस का उत्सर्जन होना और जल का बनना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव में श्वसन के दौरान वायु के पथ को सटीक रूप से दर्शाता है? सही जवाब है विकल्प बी, नासाद्वार, कंठ, फेफड़े, एल्वियोली। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्वसन के दौरान वायु जो है वो नासाद्वार से प्रवेश करती है, यानी हमारे नजल कैविटी से प्रवेश होता है, यहां से नासाद्वार। और फिर वायु का क्रमिक पथ है कि नासाद्वार से फिर नासिका गुहा, उसके बाद कंठ, फिर श्वास नली, उसके बाद जो है कि फेफड़ों से, और फिर कहाँ पे आता है? एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली में जो है कि यहाँ से वायु जो है वो प्रवेश करती है। तो एल्वियोली जो है सूक्ष्म वायु कोश होते हैं, जहां वायु में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त में घुलकर शरीर के सभी अंगों में पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में एल्वियोली में आती है और वायु श्वसन द्वारा बाहर निकलती है। श्वसन एक सतत और स्वचालित प्रक्रिया है, ये निरंतर चलती रहती है। इसमें दो चरण होते हैं, एक होता है बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होता है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। वायु प्रवाह के लिए डायाफ्राम एवं पसलियों की मांसपेशियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और मानव सामान्यतः प्रति मिनट 12 से 20 बार श्वास लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? सही जवाब है रेत और जल। व्याख्या देखते हैं। मिश्रण जो है दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक मिश्रण से बनता है जिनके गुण बने रहते हैं। मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण जिसका संगठन एक समान हो और एक होता है विषमांगी मिश्रण जिसका संगठन एक समान न हो। विषमांगी मिश्रण में विभिन्न घटक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, और समांगी मिश्रण में घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अभी आप जानेंगे कि विषमांगी मिश्रण के घटक को अलग करने की विधियां क्या है। उसको क्षालन करना, अवसादन और
उत्सर्वण, चुंबक द्वारा अलग करना और विलयन या फिर डिकेंटेशन। ठीक है, समांगी मिश्रण में संघटक जो है एक समान होते हैं और विषमांगी मिश्रण में एक समान नहीं होते। समांगी मिश्रण में घटक दिखाई नहीं देते और विषमांगी मिश्रण में घटक जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जैसे रेत जो है जल में पूरी तरह से घुलता नहीं है, अतः इसे अलग अलग देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण में घटक अलग नहीं किए जा सकते और विषमांगी मिश्रण में घटक जो है भौतिक विधियों द्वारा अलग किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा की पहचान करने में कौन सा नियम सहायक है? तो सही जवाब है आपका फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। व्याख्या देखते हैं। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम जो है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम में बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, यहाँ पे आप इन चीजों को देख सकते हैं, ये बल की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो है धारा को दिखाता है। यह नियम विद्युत मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर जैसे उपकरणों के कार्य सिद्धांत को समझने में सहायक है। यहाँ बल F की दिशा सदैव धारा I तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है और यदि धारा की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उलट दी जाए तो बल की दिशा भी उलट जाती है। बल का परिमाण क्या होता है? F इक्वल टू BIL साइन थीटा, जहां B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, I धारा, L चालक की लंबाई और थीटा क्या है? धारा और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण। अगला प्रश्न देखें, खंडन आधारित जनन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सभी अनुक्रम को एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है समसूत्रण द्वारा शरीर के लुप्त अंगों की वृद्धि, दूसरा है शरीर का खंडों में विघटित होना, तीसरा है प्रौढ़ जीव स्वतंत्र रूप से रहता है और चौथा है कि प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित होता है। आपका सही जवाब है विकल्प ए, यानी सबसे पहले शरीर या तंतु का खंडों में विघटित होना, फिर दूसरा है आपका प्रत्येक खंड एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाना ये, और तीसरा है आपका समसूत्रण द्वारा शरीर के लुप्त अंगों की वृद्धि होना और चौथा है प्रौढ़ जीव स्वतंत्र रूप से रहता है। ये प्रक्रिया जो है कि फॉलो होती है, ये चरण है। आइए व्याख्या से समझते हैं कि खंडन आधारित जनन जो है ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें सबसे पहले शरीर का खंडों में विघटित होना, ठीक है, फिर प्रत्येक खंड का एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होना, फिर समसूत्रण द्वारा शरीर के लुप्त अंगों की वृद्धि होना और प्रौढ़ जीव स्वतंत्र रूप से रहता है। ये जो है सही अनुक्रम को दर्शाता है। प्रत्येक खंडन में पुनर्जनन की क्षमता होती है और जिससे कि वह एक पूर्ण प्रौढ़ के रूप में विकसित हो जाता है। पुनर्जनन समसूत्रण द्वारा होता है जिसके कारण लुप्त अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण होता है, जैसे कि स्पाइरोगाइरा, प्लैनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश। इनमें जो है कि ये अलैंगिक प्रजनन की विधि कार्य करती है। अगला प्रश्न देखें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस निकट या दूर वस्तुओं पर फोकस करने के लिए अपनी फोकस दूरी बदलती है क्या कहलाती है? सही जवाब है आपका विकल्प सी, समंजन या एकोमोडेशन। व्याख्या देखते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समंजन कहलाती है। यह प्रक्रिया सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है। इसमें निकट वस्तु को देखने पर सिलियरी मांसपेशियां संकुचित होती हैं और लेंस अधिक उभरा हो जाता है, जिससे कि उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। और दूरस्थ वस्तु देखने पर सिलियरी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, लेंस पतला हो जाता है जिससे उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती है। समंजन को एक बार फिर से समझें। निकट वस्तु पर फोकस, सिलियरी मांसपेशियां संकुचित होना, लेंस का अधिक उभरा या मोटा होना और फोकस दूरी का कम होना। और दूरस्थ वस्तुओं पर फोकस, सिलियरी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी अधिक होती है। ठीक है,
तो आपने जो है कि संबंधन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें कि जब किसी ध्वनि स्रोत के कंपन की आवृत्ति में वृद्धि होती है तो परिणामी ध्वनि में क्या होगा? सही जवाब है आपका उच्च तारत्व, विकल्प सी। व्याख्या देखते हैं कि ध्वनि जो है किसी स्रोत के कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। ध्वनि की आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व बढ़ता है और तारत्व जो है ध्वनि की पतलापन या मोटेपन को दर्शाता है। तान जितनी ऊंची होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। प्रबलता का संबंध आयाम से होता है, आवृत्ति से नहीं। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है और 1 हर्ट्ज बराबर प्रति सेकंड एक कंपन को दर्शाता है। तो आवृत्ति जितनी बढ़ेगी तारत्व बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि हमारे दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलती है तो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा किस भौतिक राशि की दिशा में संरेखित होता है? सही जवाब है आपका विकल्प सी, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है? धारा चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तथा बल की दिशा के बीच के संबंध को बताता है। यदि दाहिने हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में मुड़ी जाएं, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। यह नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का वैकल्पिक रूप है। इस नियम का उपयोग विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर और लाउडस्पीकर के कार्य को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो है, इसमें अंगूठा जो है बल की दिशा, ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो है धारा की दिशा को दर्शाता है। इसमें त्रिमुखी संबंध है, F अनुक्रमानुपाते I इंटू B। ठीक है, जो बल है, बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र जो है दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब कॉपर को वायु में गर्म करने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बनने वाले उत्पाद और उसके रंग को सही तरीके से दर्शाता है? आपका सही जवाब है विकल्प ए, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। व्याख्या देखते हैं। कॉपर को वायु में गर्म करने पर यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि काले रंग का होता है और यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। यदि कॉपर की मात्रा कम ऑक्सीजन में गर्म की जाए तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि लाल रंग का होता है और कॉपर ऑक्साइड का सामान्यतः सीमित ऑक्सीजन या उच्च तापमान पर बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को सही रूप से निरूपित करता है? सही जवाब है आपका विकल्प डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। व्याख्या, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। सभी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में कुल नाभिकीय कणों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका एक अपवाद है? सही जवाब है पारा। बाकी का एल्यूमिनियम, लोहा और तांबा जो है ये सही है, ये सभी क्या है ऊष्मा के सुचालक है, लेकिन पारा जो है एक अपवाद है। व्याख्या, धातुएं क्या होती है सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात वे ऊष्मा को आसानी से संचारित करती हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊष्मा के संचालन में सहायता करते हैं। तांबा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम तथा लोहा भी अच्छे ऊष्मा के चालक हैं
और पारा जो है एक धातु होते हुए भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक नहीं है, इसलिए यह क्या है, एक अपवाद है। ठीक है? धातुएं ऊष्मा को तेजी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती हैं। इसी कारण इनका उपयोग बर्तन, कुकवेयर, इंजन तथा हीट एक्सचेंजर में किया जाता है। ऊष्मा सुचालन के साथ-साथ धातुएं विद्युत की भी अच्छी सुचालक होती हैं। इसका अपवाद है पारा। अगला प्रश्न है, एक पादप प्रजनन मटर के दो शुद्ध नस्ली पादपों, एक गोल बीज वाला और दूसरा झुर्रीदार बीज वाला के बीच संकरण कराता है। तो मेंडल के निष्कर्ष के आधार पर F1 पीढ़ी के सभी बीजों में कौन सा लक्षण प्ररूप प्रदर्शित होगा? सही जवाब है बी। ऑप्शन जो है कि सही है, गोल बीज। व्याख्या देखते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए मेंडल के प्रभावता का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। यह नियम मोनो हाइब्रिड संकरण में लागू होता है। मटर के उदाहरण में गोल बीज प्रभावी और झुर्रीदार बीज अप्रभावी होता है। F1 पीढ़ी के सभी पौधे जो है गोल बीज वाले ही होंगे। तो प्रभावी हमेशा आगे और F1 में वही दिखता है। ये याद रखने की एक ट्रिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्री विभाजन के लिए सत्य है लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के लिए सत्य नहीं है? आपका विकल्प ए, यह आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देता है। व्याख्या देखते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है? तो सूत्री विभाजन शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है? और जो है कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या अपरिवर्तित रहती है और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। सूत्री विभाजन के अंतर्गत दो समान संतत कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में 4 अगुणित तथा विविध कोशिकाएं बनती हैं। सूत्री विभाजन के अंतर्गत वृद्धि, मरम्मत, प्रतिस्थापन में सहायक है और यह आनुवंशिक विविधता को उत्पन्न करता है। याद रखिएगा। तो आपको दोनों जो है कि सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों के विषय में जानना है, क्योंकि किसी से भी प्रश्न जो है कि आपकी परीक्षा में बन सकता है। तो व्याख्या जरूर देखा करें। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? सही जवाब है आपका विकल्प बी, ऑक्सीजन और जल दोनों की ही उपस्थिति। ठीक है? तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण ही लोहे में जंग लगता है। व्याख्या देखते हैं। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों ही आवश्यक है। शुष्क वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लोहे पर जंग नहीं लगती। जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं और संक्षारण से धातुओं की चमक, मजबूती तथा उसकी उपयोगिता में कमी आती है। तो यहाँ आपके कुल 25 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा, इस वीडियो का लाभ जो है आपके दोस्तों को भी मिलेगा। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।